दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं दक्षिण भारत में एक नए राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। यहाँ दोस्तों जब मैंने चर्चा करना शुरू किया था दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि दक्षिण भारत में दो बड़े साम्राज्य का उदय होता है, एक है विजयनगर साम्राज्य, दूसरा है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अपने पिता के नाम पर संगम वंश का भी नामकरण उन्होंने किया और संगम वंश शुरुआत में शुरू होता है। संगम के बाद दोस्तों सालू वंश के बारे में पढ़ा गया, फिर तुलु वंश के बारे में पढ़ा गया, फिर अराविडु वंश के बारे में पढ़ा गया। इस तरह से चार बड़े राजवंशों ने दोस्तों शासन किया विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर का पड़ोसी था दोस्तों बहमनी साम्राज्य। पूरे जीवन पर्यंत दोस्तों युद्ध रहा हमेशा विजयनगर और बहमनी के बीच में। आपने यह भी पढ़ा दोस्तों कि लास्ट टाइम जो सदाशिव राजा रहता है, ठीक है, सदाशिव ये जो है तुलु वंश का राजा रहता है, उसकी हत्या, उसको अपदस्थ करके उसी के समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, उसी को अपदस्थ करके तिरुमल अराविडु वंश का नींव रखता है। और लास्ट में दोस्तों श्रीरंगा तृतीय का नाम हमने पढ़ा था जो अराविडु वंश का अंतिम राजा रहता है। ठीक है, चलिए पूरी कहानी वहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे और आगे बहमनी भी कई खंडों में टूट जाता है जिसमें अहमदनगर, बीदर, बरार इस तरह के नाम आप सुनने को मिलते हैं, तो वो आगे की क्लास में उनका चर्चा होगा। आज हम बहमनी साम्राज्य पर एक क्लास लेकर हाजिर हैं। ठीक है, आपके सामने बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हमारी 66वीं क्लास है, इसके पहले 65 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। देखिए स्टडी 91 पर या मैं कह दूं पूरे के पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम आ रहा है जो सीक्वेंस से आपको चीजों को पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर कोई टॉपिक छूटा नहीं आपका। ठीक है, पूरा प्राचीन इतिहास 45 लेक्चर में खत्म हो चुका है और 46 में से लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा 66वीं क्लास है दोस्तों, अब तक हम लोग 20 क्लास हो जाएगा हमारा केवल मिडावल हिस्ट्री में, और आगे अभी भी मिडावल हिस्ट्री की क्लास जारी है। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1951 से लेकर के 1980 तक के सवालों को देखने वाले हैं। यानी अगली क्लास आते आते हम 2000 सवालों को पढ़ लेंगे। 2000 बेहतरीन सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार पढ़िए इस चैप्टर को, आपको लगेगा कि पूरी की पूरी चीजें रिवाइज हो गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है सर? तो फाउंडेशन बैच का एक ट्रायल दिया जा रहा है। जो आज वीडियो देख रहे हैं आप, ये फाउंडेशन बैच का ही ट्रायल है, एक डेमो क्लास है। जिस तरह से चीजें यहां पर दी जा रही हैं आपको, स्टडी मटेरियल चाहे कर लीजिए, चाहे आप क्वालिटी कंटेंट देख लीजिए, चाहे आप पढ़ाने के तरीके को देख सकते हैं। अगर सारी चीजें बेहतर हो तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग विषय के लिए दोस्तों अलग अलग फाउंडेशन बैच बनाए जा रहे हैं कम प्राइस में। ठीक है, ताकि आप थोड़े थोड़े पैसे में दोस्तों अपनी पूरी तैयारी कर सकें और अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार पढ़िए फिर 10 परीक्षा दीजिए ना, ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कब कौन सी बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा 66वां लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 1951 से लेकर 1980 तक के सवालों को देखने चल रहे हैं। बहमनी साम्राज्य के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा है दोस्तों, किस तुगलक शासक के काल में बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो देख रहे हैं दोस्तों, जब से हम लोगों ने ये स्वतंत्रता वाली बातें पढ़ी है कि छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं, ये एक ही टाइम पीरियड में स्वतंत्र हो रहे हैं दोस्तों, वो है तुगलक काल। और तुगलक वंश का उस समय राजा कौन था? तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन नाम था इसका? याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दोस्तों क्या हुआ है? स्थापना हुआ है। किसकी स्थापना हुई दोस्तों? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। टाइम पीरियड क्या था ये पूछ सकता है, तो याद रखेगा 1336 में विजयनगर। यहां पे लिखेगा पहले विजयनगर की बात करें, वहीं से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, विजयनगर की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने किया था, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और याद रखेगा ये जो होता है ये 1347 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों 36 और 47, 11 साल का अंतर। 11 साल बाद बहमनी साम्राज्य का भी उदय हो जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। जब बहमनी साम्राज्य की दोस्तों राजधानी कहां थी? राजधानी तो याद रखेगा इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। कहां पे राजधानी थी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसकी राजधानी कहां थी? गुलबर्गा। जी हां दोस्तों, गुलबर्गा इसकी राजधानी हुआ करती थी, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? जी हां दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया है? तो देखिए इसके स्थापना की बात करें तो यहां पर कई नाम मिलता है। पहला नाम मिलता है हसन गंगू। जी हां दोस्तों, हसन गंगू ये इसका नाम था। अगर हम दोस्तों इसके वास्तविक नाम की बात करें, ठीक है, इसके वास्तविक नाम की बात करें वास्तविक नाम की बात करें तो इसका नाम था जफर खां। क्या था दोस्तों?
अब देखिए इसके कुल 3 नाम मिलते हैं। कितने नाम मिलते हैं दोस्तों? इसके कुल 3 नाम मिलते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जो मूल नाम था, जो वास्तविक नाम था, जो बचपन का नाम था, वो क्या था दोस्तों? जफर खां। और एक बुलाने वाला नाम था इसका हसन गंगू। लोग इसे हसन गंगू के नाम से जानते थे, वैसे इसका नाम जफर खां था। लेकिन जब वो स्थापना करता है और बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर दोस्तों बैठता है, तब याद रखेंगे उस समय गद्दी पर बैठते समय इसने अपना नाम बदल लिया। अब इसका नाम हो जाता अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। जी हां दोस्तों, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस नाम से दोस्तों एक गद्दी पर बैठता है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा। तो सवाल परीक्षा में पूछता है कि बताइए कौन सा राजा पहली बार गद्दी पर बैठा, किसमें? बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो सारी बातें दोस्तों आप याद रखेंगे कि हसन गंगू भी इसी का नाम है, जफर खां भी हम इसी को कहते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी दोस्तों हम इसी को कहते हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये कब से कब तक गद्दी पर रहा? तो अगर बहमनी साम्राज्य की गद्दी की बात करें तो 1347 में दोस्तों स्थापना हुआ। देखिए आप पढ़ रहे हैं, और 1347, और इसको याद रखेंगे 36 में 11 साल जोड़ेंगे दोस्तों 47 हो जाएगा, और 47 से लेकर कंटिन्यू कम से कम 11 साल तक, ठीक है। 11 साल बाद देखिए कैसे याद रखेंगे, विजयनगर के 11 साल बाद बहमनी बना, और बहमनी पर 11 साल तक शासन रहा पहले वाले शासक का। तो इसी में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 10 57 1 58, ठीक है। तो याद रखेगा 1358 ईस्वी, ठीक है। तो यहां 11 साल वाली बातें आप याद रखेगा, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये गद्दी पर रहा। लिख रहा अलाउद्दीन बहमन शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसके समय में कुछ बहुत विशेष कार्य नहीं हुआ, ठीक है। हां, थोड़ा सा रायचूर जो दुआब था दोस्तों, उस रायचूर दुआब को लेकर के विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध छिड़ रहा था, उसकी प्रारंभिक स्थिति थी। तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बना? तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका नाम है मोहम्मद शाह प्रथम। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद शाह प्रथम। अब देखिए मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में अभी कल की क्लास में मैंने एक स्पेशल बात बताया था कि पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? पहली बार बारूद का प्रयोग। जी हां दोस्तों, बारूद का प्रयोग ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेगा मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था विजयनगर के विरुद्ध। जी हां दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना, अभी तक परीक्षा में तोपखाने वाली बात पूछी है, ठीक है। तोपखाने का पहली बार प्रयोग भारत में किसने किया? तो हमने पढ़ा कि तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। लेकिन दोस्तों बारूद का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो याद रखेगा मोहम्मद शाह ने किया था। यह आप याद रखेगा। और इसी के समय में विजयनगर और वारंगल से युद्ध भी हुआ था, ठीक है। किसके विजयनगर, इसका विजयनगर के साथ युद्ध हुआ, और किसके साथ दोस्तों? वारंगल के साथ दोस्तों युद्ध हुआ था। वारंगल के साथ दोस्तों युद्ध हुआ था। मतलब देखिए साम्राज्य विस्तार चल रहा था, तो आस पड़ोस के राज्यों के साथ लड़ना तो बनता है। तो ये लड़ाइयां चल रही थी, और उसी के दौरान दोस्तों पहली बार बारूद का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। एक सवाल ये आ सकता है कि सर ये गद्दी पर कब से कब बैठा? तो इसके पिताजी की बात करें तो वो 1347 से 58 तक गद्दी पर रहे, और ये दोस्तों 58 से लेकर 75 तक गद्दी पर रहा। कब से कब तक? तो 1358 से लेकर के 1375 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर बैठा रहा। इसको भी याद रखेंगे। और इसकी लड़ाई किसके विरुद्ध थी? तो उसमें विजयनगर में राजा कौन था? तो बुक्का था। जी हां दोस्तों, ये किसके विरुद्ध लड़ रहा था दोस्तों? तो बुक्का प्रथम के विरुद्ध ये लड़ाई थी, ठीक है। बुक्का प्रथम के विरुद्ध ये लड़ाई थी दोस्तों। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बातें सब ध्यान से समझते जाइए दोस्तों। देखिए एक बार आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप किताब जरूर खोलिए और किताब से पढ़िए कि जो नितिन सर ने पढ़ाया वो सारी चीजें किताब में मिल रही क्या। अगर आपके कोचिंग में सारी चीजें पढ़ाएंगे तो वहां से भी रिवाइज करने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मोहम्मद शाह प्रथम के बाद सुल्तान कौन बना? देखिए मोहम्मद शाह का पीरियड क्या था दोस्तों? तो हमने बताया आपको कि 1357 में पिताजी गद्दी सटेंगे, और इसी 57 को उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 को पहले कर दीजिए, 5 को बाद में कर लीजिए। ऐसे भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा मोहम्मद शाह प्रथम के बाद दोस्तों अगला सुल्तान कौन बनता है? तो अगला सुल्तान बनता है ताजुद्दीन फिरोज शाह। उसका नाम क्या है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम है? गड़बड़ हो गया। ताजुद्दीन फिरोज शाह। जी हां दोस्तों, ताजुद्दीन फिरोज शाह याद रखेगा, ये गद्दी पर बैठता है। और ये किस वंश का राजा दोस्तों? ये अभी बहमनी साम्राज्य का राजा। और कहां पर? तो याद रखेगा दोस्तों ये भी आता है मोहम्मद शाह के बाद। अब देखिए स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा।
आपसे पूछा मोहम्मद शाह के बाद राजा कौन बना, तो मोहम्मद शाह के बाद राजा बनता है ताजुद्दीन फिरोज, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इसको बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? सर्वाधिक विद्वान सुल्तान। तो एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान कौन था? ताजुद्दीन फिरोज शाह था, ठीक है। और इसी ने दोस्तों दक्षिण भारत में फिरोजाबाद नगर की स्थापना किया, ठीक है। दक्षिण भारत में किसकी स्थापना किया दोस्तों? फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद। वैसे तो दोस्तों उत्तर भारत में फिरोजाबाद है, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वो फिरोजाबाद नहीं, ये दक्षिण भारत में फिरोजाबाद है, भीमा नदी के तट पर। कहां पर दोस्तों? भीमा नदी के तट पर दोस्तों ये फिरोजाबाद है। इसकी स्थापना भी किसने किया था? तो इसी का नाम देखिए फिरोज शाह है, और इसी ने दोस्तों इसकी स्थापना भी किया था। तो पूछ सकता है, देखिए जनरली सवाल आएगा ना तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि शायद उत्तर भारत वाला पूछ रहा है, लेकिन उत्तर भारत की बात नहीं है, ये भीमा नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थापना हुआ, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा किसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दिया। आपने पढ़ा दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? गुलबर्गा थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि गुलबर्गा से राजधानी कहां जा रही? बीदर जा रही है। तो ये किसके समय में हुआ दोस्तों? तो उसका नाम था शहाबुद्दीन अहमद शाह। क्या नाम था उसका? नाम था शहाबुद्दीन अहमद शाह। देखिए ये आप चाहते हैं स्टोरी को सीक्वेंस से पढ़ना, तो फाउंडेशन बैच में दोस्तों स्टोरी को और ज्यादा मजेदार तरीके से पढ़ाया जाता है। यहां पर तो मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दे रहा हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि हां कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, कब कौन सी घटना घटी, सारी बातें आपके दिमाग में आ जाए। इसीलिए दोस्तों इस तरह से मैं दे रहा हूं। तो ये दोस्तों हो गया, ठीक है। और इसी के समय में दोस्तों याद रखिएगा बीदर का नया नाम भी पड़ा, ठीक है। जी हां दोस्तों, बीदर का नया नाम, जी हां दोस्तों। अच्छा, बीदर का नया नाम क्या था? सिंपल सा आप कॉमन सेंस लगाओ, इसका नाम है क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है शहाबुद्दीन अहमद शाह। तो इसी ने अपने नाम पर नहीं, इसके पहले का जो शासक था उसी के नाम पर दोस्तों, यहां पर देखिए मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। क्या रखा दोस्तों? मुहम्मदाबाद, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने पूर्व के शासकों के नाम पर बीदर का नाम क्या पड़ा दोस्तों? मुहम्मदाबाद रखा गया, याद रखेगा। और राजधानी भी गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर लिया। लिख रहा बहमनी साम्राज्य के किस शासक को संत अहमद के नाम से जाना जाता है? उसे संत कहा जाता है, संत अहमद कहा जाता है। तो यही था दोस्तों शहाबुद्दीन अहमद शाह। याद रखेगा शहाबुद्दीन अहमद शाह ही वह शासक था जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों? जिसे संत अहमद कहा जाता था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको अहमद शाह वली भी कहते थे। क्या कहते थे? अहमद शाह वली। जी हां दोस्तों, अहमद शाह वली भी दोस्तों कहा जाता था। यह भी सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है, इसको स्टार लगा करके लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका शासन कब से कब था दोस्तों? तो 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर रहा। ये बाकी बीच में दोस्तों किसका टाइम पीरियड रहा? ये ताजुद्दीन फिरोज था, और एक आध दो छोटे मोटे शासक भी आए थे, तो उनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है किसके काल में ईरानी निवासी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहां का रहने वाला है? ये ईरान का रहने वाला, और ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है किसके काल में ईरानी निवासी महमूद गवाह का उत्कर्ष होता है? देखिए महमूद गवाह नामक एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों में वास्तविक सत्ता एक तरह से रहती है, या कह सकते हैं कि आगे ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि आगे चल के सीधे सीधे प्रधानमंत्री बन जाता है महमूद गवाह, ठीक है। तो किसके समय में उत्कर्ष हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा अलाउद्दीन अहमद शाह के समय में। जी हां दोस्तों, अलाउद्दीन अहमद शाह। देखिए एक अलाउद्दीन अहमद शाह पहले भी आ चुका है, इसलिए इसका नाम क्या है? अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। इसके समय में दोस्तों उदय होता है, और ये 1436 से लेकर के पीरियड वही है, पीछे वाला मैच करेगा, ठीक है। 36 से लेकर कहां तक दोस्तों? 58 ईस्वी तक दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। ये गद्दी पर बैठा रहा, मतलब इसका समय रहा, इसका टाइम पीरियड था दोस्तों किसका? ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलाउद्दीन अहमद शाह की बात कर रहा हूं कि गद्दी पर थे, उन्हीं के समय में दोस्तों बहुत बड़ा उत्कर्ष उदय हुआ, ठीक है। एक बात और, इनका कोई बहुत बड़ा काम, तो याद रखेगा इन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कराया, बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण कराया था, अस्पताल
का निर्माण दोस्तों हुआ था इसके शासनकाल में, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने जालिम की उपाधि धारण किया? जी हां दोस्तों, देखिए जालिम वाली बात और ये संत अहमद वाली बात दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। संत अहमद की उपाधि सिहाबुद्दीन ने धारण किया था, सिहाबुद्दीन अहमद शाह ने धारण किया था, जिसे अहमद शाह अली के नाम से भी जाना जाता था। जबकि जालिम की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका नाम था अलाउद्दीन हुमायूं। सर ये कैसा नाम है? मतलब ये दो दो नाम मिक्स करके आ रहा है। ठीक है तो ऐसा नाम है, क्या करेंगे, अलाउद्दीन और इसके नाम में हुमायूं शब्द भी जुड़ा हुआ है। आप तो एक ही हुमायूं के बारे में जानते थे, लो ये दूसरा हुमायूं आ गया। इसी तरह आप एक ही गोरी के बारे में जानते थे, हमने आपको मालवा में दूसरे गोरी के बारे में बता दिया है कि नहीं। तो याद रखेगा, सब चीजें हैं, जब इतिहास को पढ़ेंगे तो एक जैसे नाम कई मिलेंगे। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना था और हुमायूं, दो अलग अलग व्यक्तियों का नाम सुना था। लो अलाउद्दीन हुमायूं एक अलग से व्यक्ति ही है जो बहमनी साम्राज्य में देखने को मिलता है, तो इसको भी याद रखेगा। और ये कोई आम व्यक्ति ने एक सवाल आपसे आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? दक्कन का नीरो। जी हां दोस्तों, दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा, ये अलाउद्दीन हुमायूं को ही दक्कन का नीरो कहा जाता है। और इसके अलावा इसने जालिम की उपाधि धारण किया था और इसी ने दोस्तों क्या किया था? याद रखेगा, महमूद गवां को प्रधानमंत्री भी चुना था। क्या चुना था? महमूद गवां को क्या बनाया था दोस्तों? प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो यह सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या ऐसे भी सवाल पूछ देता कि महमूद गवां को किसने प्रधानमंत्री बनाया, तब क्या बताएंगे? अलाउद्दीन हुमायूं ने प्रधानमंत्री बनाया था। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है अलाउद्दीन हुमायूं का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन था? जी हां दोस्तों, इसके बाद अगला शासक गद्दी पर कौन बैठा? तो अच्छा एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो अगला नंबर आता अलाउद्दीन हुमायूं के बाद, उसका नाम था निजामुद्दीन। जी हां दोस्तों, अलाउद्दीन हुमायूं के बाद कौन बैठा? तो निजामुद्दीन अहमद। कौन बैठा दोस्तों? देखिए नाम बड़ा मिलता जुलता है ना, तो मुझे भी याद करने में निजामुद्दीन, ठीक है, मुझे भी याद करने में बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, चलिए निजामुद्दीन अहमद दोस्तों ये गद्दी पर आता है। किसके बाद दोस्तों? अलाउद्दीन हुमायूं के बाद दोस्तों ये गद्दी पर बैठा है। ठीक है, अच्छा ये कौन था? तो याद रखेगा, अलाउद्दीन हुमायूं का पुत्र था और बहुत कम उम्र का था, यानी अल्पकाल में ही दोस्तों इसको राजा चुन लिया गया। देखिए अब जब अलाउद्दीन हुमायूं गद्दी पर था ना, तो उसे पता था परिस्थितियों के बारे में, तो उसने एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना किया था। उस प्रशासनिक परिषद में, जी हां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं यहां थोड़ा सा सही कर लूं। ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं ने क्या बनाया था दोस्तों? एक प्रशासनिक परिषद बनाया था, प्रशासनिक परिषद की स्थापना किया था। उसको पता था कि अगर किसी वजह से हमारी मृत्यु हो गई तो उस प्रशासनिक परिषद में कितने लोग थे दोस्तों? 4 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो उसकी माता थी, ठीक है, माता थी, ठीक है, प्लस दोस्तों उसमें महमूद गवां को भी रखा गया था, महमूद गवां को भी रखा गया था। ठीक है, वह स्वयं था और प्लस दोस्तों याद रखेगा एक अन्य था। ठीक है, अन्य व्यक्ति को भी इसमें जगह दिया गया था। ये 4 लोग थे और जब इसकी मृत्यु हो जाती तो इसी प्रशासनिक परिषद ने इसके अल्पकाल के पुत्र को निजामुद्दीन अहमद को दोस्तों अहमद करिएगा, ठीक है, 8 वर्ष इसकी उम्र थी। ठीक है, और तभी इसको क्या बना दिया दोस्तों? राजा बना दिया गया। अब 8 वर्ष का बच्चा राजा क्या बनेगा? लेकिन ठीक है, प्रशासनिक परिषद थी तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हालांकि अलाउद्दीन हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका काम भी पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसने महमूद गवां को, जी हां दोस्तों, महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था? ये उपाधि दोस्तों किसने दिया था? आपने पढ़ा कि महमूद गवां के बारे में, महमूद गवां के बारे में जो आपने पहली लाइन पढ़ा दोस्तों कि इसको प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो याद रखिएगा सवाल आता है, इसको प्रधानमंत्री बनाया था अलाउद्दीन हुमायूं ने। किसने बनाया था दोस्तों? अलाउद्दीन हुमायूं ने इसको क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसको ख्वाजा जहां की उपाधि दोस्तों किसने दिया था? तो ये उपाधि उसको किसने दिया था? मुहम्मद तृतीय ने। ठीक है, किसने दिया था दोस्तों? एक अगला राजा होता है मुहम्मद तृतीय। जी हां दोस्तों, मुहम्मद नाम के कई राजाओं के बारे में देख लिया। एक जैसे मोहम्मद शाह पढ़ा था जिसने बारूद का प्रयोग किया था, मोहम्मद शाह प्रथम, बाद में एक और मोहम्मद शाह द्वितीय आता, और अंतिम में दोस्तों मोहम्मद शाह जो तृतीय है उसने इसको क्या दिया था? ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, ये मोहम्मद तृतीय का जो टाइम पीरियड था दोस्तों ये कब चल रहा था? तो ये लगभग 1400, क्या बनाया था ट्रिक यार,
1463 याद रखिएगा, यहां से शायद बना था 1463 से लेकर, ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा 1463 से एक टाइम पीरियड है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसमें बना था। और ये महमूद जो मोहम्मद तृतीय भी था दोस्तों, जब ये राजा बना था तब इसकी भी आयु कितनी थी दोस्तों, 9 वर्ष की आयु में राजा बना था। इसके पहले जो आपने पढ़ा निजामुद्दीन के बारे में, निजामुद्दीन अहमद जो अलाउद्दीन हुमायूं का पुत्र था, वो दोस्तों 8 वर्ष में राजा बना था, जबकि ये 9 वर्ष में राजा बना था। लिख रहा मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में कौन भारत आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसके शासनकाल में निकितिन भारत आया था, ठीक है, निकितिन, ठीक है, नितिन देखिए लिखा है इसमें, खाली की आपको जोड़ना है, ठीक है, तो निकितिन भारत आया था। निकितिन दोस्तों किस देश का यात्री था, तो याद रखिएगा रूसी यात्री था, ठीक है, निकितिन किस देश का यात्री था, रूसी यात्री था। और महमूद गवा दोस्तों किस देश का था, तो याद रखिएगा यह ईरानी था, क्या था दोस्तों, ईरानी था। तो दोनों तीनों बातें याद रखिएगा, पूछता है सवाल, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, सवाल पूछता है, ठीक है। लिख रहा है किसके आदेश पर महमूद गवा को फांसी दे दिया गया, क्या बात करें सर, अभी तो हमने पढ़ा कि महमूद गवा प्रधानमंत्री भी रह चुका था, ठीक है, प्रधानमंत्री भी रह चुका है, और इसको अलाउद्दीन हुमायूं ने प्रधानमंत्री बनाया था अपने जमाने में, ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं ने इसको क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, याद रखेगा। लेकिन महमूद गवा के साथ होता क्या है दोस्तों, तो राजद्रोह का आरोप लगता है, ठीक है, राजद्रोह के आरोप सिद्ध होने की वजह से दोस्तों उसे क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और ये फांसी दिया किसने, तो याद रखेगा जिसने इसको क्या दिया था, ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था, किसने दिया था, मोहम्मद तृतीय ने, उसी ने दोस्तों इसे क्या दे दिया, फांसी दिलवा दिया था। किसके वजह से दोस्तों, राजद्रोह के कारण दोस्तों इसे फांसी दे दिया गया। अच्छा, जिस समय इसको फांसी दिया गया उस समय इसकी उम्र कितनी थी, तो सर इसने तो बहुत लोगों का काल देखा होगा, अलाउद्दीन हुमायूं का काल देखा, उसके पहले भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो दोस्तों लगातार 4-5 शासकों का काल देखा, तो काफी उम्र इसका हो चुका था दोस्तों, याद रखेंगे 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, और तब जाकर इसको फांसी दिया गया लगभग 1480 ईस्वी के पास। तो सिंपल सी बात है 63 के बाद 80 तक इसका शासन रहा होगा, क्योंकि इतना मुझे याद आ रहा है कि महमूद गवा को फांसी कब हुआ था दोस्तों, तो 1480 में दोस्तों इसको फांसी दिया गया था, और इसी के समय में दिया गया था। तो 80, 82, 84 ऐसे कुछ पीरियड है, बट मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए इसको मैं स्टार लगा के छोड़ रहा हूं, यहां पर आप फिल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, मैं गूगल नहीं हूं यार, इतना नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूं, मुझे भी पढ़ाने के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, 4-5 बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या दिमाग में भरा है, अरे बहुत बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं, औरों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करते हैं। आप क्वालिटी कंटेंट को देख करके समझ रहे होंगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन तो किताबों में नहीं दिए, मतलब नितिन सर ने तो बैठ के बोला होगा एक एक सवाल की भाई लिखो, ये सवाल टाइप करो, और तब जाकर के सवाल बने, ठीक है। तो आपके हित के लिए भाई कुछ अलग करना, मार्केट में मेहनत तो करना पड़ेगा ना, उसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं, ठीक है, तो मुझे शॉर्टकट चाहिए भी नहीं, आप मुझे मेरी आदत जानते हैं, मुझे शॉर्टकट बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे मेहनत करना पसंद है, और अंधाधुन, ठीक है। तो याद रखेगा, ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, महमूद गवा कहां का निवासी था। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कई बार बता दिया, महमूद गवा कहां का था दोस्तों, ईरानी निवासी था, याद रखेंगे। और महमूद गवा को प्रधानमंत्री बनाया गया, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसको प्रधानमंत्री किसने बनाया था, इसको प्रधानमंत्री बनाया था अलाउद्दीन हुमायूं ने। किसने बनाया था दोस्तों, अलाउद्दीन हुमायूं ने प्रधानमंत्री बनाया था। इसको फांसी किसने दिया था, फांसी दिया था मोहम्मद तृतीय ने, मोहम्मद शाह तृतीय ने, ठीक है, किसने दिया था दोस्तों, मोहम्मद शाह तृतीय ने दोस्तों इसे फांसी दिया था। ये दोनों तीनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। लिख रहा है महमूद गवा ने कहां पर महाविद्यालय की स्थापना किया, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा महाविद्यालय था। आप कल्पना करो यहां 1000 अध्यापक काम करते थे, कितना, 1000 अध्यापक काम भी करते थे, प्लस उनके रहने की भी व्यवस्था थी, ठीक है, रहने की व्यवस्था भी थी दोस्तों। आप कल्पना करो वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते होंगे, अगर 1000 अध्यापक वहां पर हैं, ठीक है, वहां रह सकते थे। और ये छोटा मोटा विद्यालय नहीं था दोस्तों, ये 3 मंजिला विद्यालय था, ठीक है, 3 मंजिला विद्यालय था, ठीक है, 3 मंजिला विद्यालय था। और इसको महमूद गवा ने ही दोस्तों इसकी स्थापना करवाई थी। और कहां पर दोस्तों, तो बीदर में, जी हां दोस्तों, बीदर में इसकी स्थापना हुआ था। बीदर जो कि राजधानी था, गुलबर्गा के बाद राजधानी किसे बनाया गया, याद रखेगा, गुलबर्गा के बाद राजधानी बनाया गया बीदर को, इसे भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था। जी हां दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अंत होने वाला और इसका अंतिम सुल्तान है कलीमुल्लाह शाह। क्या नाम है दोस्तों,
कलीमुल्लाह शाह दोस्तों इसका अंतिम सुल्तान है। अगर हम दोस्तों पूछ लें आपसे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होगा दोस्तों उसका नाम था जफर खां। मैं सब नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, जफर खां, या उसी को दोस्तों हसन गंगू कहा जाता था, हसन गंगू कहा जाता था, या उसी को क्या कहा जाता था दोस्तों, हसन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या कहते थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमन शाह। ठीक है, तो यही था दोस्तों। और कब से कब तक दोस्तों? तो 1347 में 11 जोड़ना था आपको, डैश 1358 ईस्वी तक दोस्तों इसका राजपाट था। इसने तो आरंभ किया था, ये पहला शासक था, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की जिसने स्थापना किया था। और अगर हम अंतिम शासक की बात करें, अंतिम सुल्तान की बात करें, तो कलीमुल्लाह शाह था, और ये 1527 में इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? इसकी मृत्यु, यानी इसके पहले ही राजा रहा होगा, थोड़े समय के लिए राजा था। ठीक है, तो कलीमुल्लाह दोस्तों ये अंतिम सुल्तान रहता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, केवल इतना नहीं, सैंपल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप इस नंबर पे इंक्वायरी करके दोस्तों हमारी किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। और जिस तरह से आप कल्पना करिए कि जो इंसान फ्री में, ठीक है, अपने डेमो क्लास में इतना मेहनत कर सकता है, वो अपनी किताबों को खुद से लिखता होगा या लिखवाता होगा। ठीक है, सोच के देखिए हमारी टीम और मैं खुद मिलकर दिन भर ये काम करते हैं दोस्तों, इसलिए मैं क्लासेस कम बना पा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा फोकस मेरी आजकल किताबों पे है। तो आप एक बार लीजिए, किताबों को पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं, नितिन सर ने जो किताब दिया ना वो अपने आप में एंटीक है, जो मैटर दिया गया है वो बहुत एंटीक है, आपको पढ़कर ऐसा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु। ठीक है, कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में दोस्तों बट गया? तो बहमनी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए, जिसके अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे इसकी जो राजधानी थी बीदर, वो भी एक टुकड़ा हो गया। इसके बाद दोस्तों बीदर के साथ बस बीजापुर भी याद रखेगा, ये भी एक टुकड़ा हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने अहमदनगर का नाम सुना होगा, अहमदनगर का ये भी एक टुकड़ा हो गया। बस ही दोस्तों याद रखेगा, बरार याद रखेगा, ये भी एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, और ये भी याद रखेगा, और एक और बनेगा गोलकुंडा। कौन बनेगा दोस्तों? गोलकुंडा। तो कुल दोस्तों 5 हिस्से आप गिनती कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो याद रखेगा 5 भागों में बट गया था कौन सा? बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा बीजापुर का संस्थापक था। मैं आपको एक एक करके दोस्तों बता देता हूं, खाली आपको यहां ध्यान देना है। आगे दोस्तों हम एक एक क्लास लेकर आएंगे, बीदर के ऊपर अलग क्लास होगी, बीजापुर पर अलग क्लास होगा, अहमदनगर पर अलग क्लास होगा, सब पर क्लास अलग अलग होगा। अभी खाली आपसे पूछा जा रहा है कि संस्थापक कौन था, एक एक सवाल बन जाए। तो बीजापुर का संस्थापक कौन था? याद रखेगा यूसुफ आदिल शाह था। कौन था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह दोस्तों था। अब जाहिर सी बात है आदिल शाह नाम है, तो इसी के नाम पर दोस्तों आदिल शाही वंश यहां पर स्थापित हुआ। ठीक है, कौन सा वंश चलता था? तो आदिल शाही वंश चलता था। दोनों सवाल पूछता, सवाल ये भी पूछता है कि बीजापुर में किस वंश का शासन था, तो क्या बताएंगे? आदिल शाही वंश का शासन था। बीजापुर की स्थापना किसने किया था, तो क्या बताएंगे? यूसुफ आदिल शाह ने किया था। और एक तीसरा सवाल पूछ सकता है कब किया था। ठीक है, तो याद रखेगा ये हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1489 ईस्वी में माना जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा अहमदनगर का दोस्तों संस्थापक कौन था? ठीक है, तो अहमदनगर की स्थापना किसने किया था? इसका नाम ही था मलिक अहमद। क्या नाम था दोस्तों? अहमदनगर की स्थापना किसने किया था? याद रखेंगे मलिक अहमद ने किया था। ठीक है, मलिक अहमद ने किया था। अब तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि यहां पर दोस्तों अहमदनगर में अब एक वंश भी चलेगा जो इसी के नाम पर रहेगा। तो याद रखेगा अहमद शाही की जगह निजाम शाही याद रखेगा। ठीक है, निजाम शाही वंश। जी हां दोस्तों, अहमद शाही वंश या निजाम शाही वंश इसे कहा जाता था। किताबों में ज्यादातर निजाम शाही मिलेगा, तो उसको भी ध्यान रखेगा। यह 89 में हुआ था और यह 1490 में हुआ था, लाइन से। ठीक है, तो दोस्तों जिस सीक्वेंस में यहां दिया हुआ ना, उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। पहले बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पहले यह स्वतंत्र हुआ है, फिर उसके बाद अहमदनगर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अहमदनगर स्वतंत्र हुआ है। ऐसे एक एक करके दोस्तों हम लोग सबके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 90 आपने देख लिया। अगला सवाल दे रहा दोस्तों बरार। जी हां दोस्तों, बरार का संस्थापक कौन था? देखिए बरार कुछ समय के लिए राजधानी भी रही। जी हां दोस्तों, बरार राजधानी भी रही दोस्तों। और किसकी राजधानी रही? तो याद रखेगा बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की दोस्तों कुछ समय के लिए यह राजधानी भी रही। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका नाम था फतेउल्लाह। क्या नाम था दोस्तों? फतेउल्लाह। जी हां दोस्तों, फतेउल्लाह। इसके नाम में तो सर बरार आने नहीं, तो बरार आएगा भी नहीं क्योंकि बरार पहले से था। ठीक है, तो फतेउल्लाह इमाद शाह ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इमाद शाह। और इसी इमाद शाह से पकड़िएगा, यहां पर इमाद शाही वंश चलता था। कौन सा वंश चलता था दोस्तों? इमाद शाही वंश चलता था। कहां पर दोस्तों? बरार में। तो इसको भी याद रखेगा। और कब दोस्तों? तो याद रखेगा ये इमाद शाही वंश चला था 1490 में। ठीक है, तो आपने पढ़ा
दोस्तों जो बीजापुर था वो केवल 1489 में था। उसके बाद अहमदनगर और बरार, अहमदनगर और बरार, सही है, अहमदनगर और बरार, ये दोनों ही 1490 में जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों गोलकुंडा। जी हां दोस्तों, गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? चलिए आगे बताइए। तो गोलकुंडा में दोस्तों आपने पढ़ा होगा नाम, इसका नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? कुली कुतुब शाह। जी हां दोस्तों, कुली कुतुब शाह, आप ध्यान रखेंगे, ये गोलकुंडा का संस्थापक था। अब इसी के नाम पर दोस्तों क्या आ जाएगा? यहां पर कुतुब शाही वंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? कुतुब शाही वंश आ जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि कब, तो याद रखेगा ये थोड़ा सा लेट हुआ था, याद रखेगा 1512 ईस्वी में। ठीक है, 1490 तक की बात हो चुकी थी, अभी 1512 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पीछे पढ़ा बीजापुर के बारे में, हमने पढ़ा अहमदनगर के बारे में, हमने पढ़ा बरार के बारे में, हमने पढ़ा गोलकुंडा के बारे में, और आखिरी नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं बीदर के बारे में। ठीक है, बीदर का संस्थापक कौन था दोस्तों? जिसका नाम था अमीर अली बीदर। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम है अमीर अली बीदर। जी हां दोस्तों, बीदर, इसके नाम में भी दोस्तों देखिए बीदर लगा हुआ है। बीदर एक्चुअली नाम था, इसका नाम था बरीद। ठीक है, बीदर तो नाम नहीं होता, बरीद याद रखेगा, बरीद। ठीक है, इसी बरीद में खाली आगे पीछे करेंगे आपको बीदर बन जाएगा। ठीक है, तो बीदर याद रखेगा। खैर यहां पर दोस्तों ये बरीद शाही वंश चलता था। कौन सा वंश चलता था? इसके नाम में बरीद है ना, तो याद रखेगा बरीद शाही वंश। ठीक है, बरीद, देखिए ये सब इसके नाम वाले हैं। ठीक है, बरीद शाही वंश दोस्तों यहां पर राजपाट करता था। कहां पर दोस्तों? बीदर में बरीद शाही वंश। कब दोस्तों? तो और भी आगे जाएंगे तो मिलेगा दोस्तों 1526 ईस्वी। जी हां दोस्तों, ये वही साल है जिस साल बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। उस समय दोस्तों बीदर स्वतंत्र हो रहा था, और वहां पर कौन आ रहा था? याद रखेगा अमीर अली बीदर आ रहा था। ठीक है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में। ठीक है, जिसको भी ध्यान रखेंगे। इन सभी राजवंशों के बारे में आगे हम और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार किताब जरूर उठाया करिए। ठीक है, किताब या कोचिंग का नोट्स कुछ भी उठाइए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ने पर आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर, जो आपने पढ़ाया ना, बहुत सारी चीजें मिल रही। एक क्लास में पूरे चैप्टर का निचोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है। बहमनी साम्राज्य पे ऐसा नहीं कि केवल 30 ही सवाल बन सकते हैं, बनने को 150 सवाल बन सकते हैं, लेकिन 30 सवाल में मैं पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य को समराइज कर रहा हूं, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आएगा, लेकिन अब बहमनी साम्राज्य में सभी मंत्रियों, जी हां दोस्तों, जितने भी मंत्री थे उनके कार्यों का निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता था? आज हमारे देश में इसी चीज का कमी है। ठीक है, लेकिन उस समय में था, उस समय उसे कहा जाता था वकील ए कुल। क्या कहा जाता था? वकील ए कुल। कुल मतलब सभी मंत्रियों का क्या करता था? ये उनके कार्यों का निरीक्षण करता था कि जो मंत्री बनाए गए अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वकील एक कुल इसे कहा जाता था। लेकिन अब बहमनी साम्राज्य में वित्त विभाग का अध्यक्ष कौन था? जी हां दोस्तों, वित्त विभाग यानी जो रेवेन्यू, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसका अध्यक्ष कौन होता था? तो उसका नाम था दोस्तों, उसे कहा जाता था अमीर ए जुमला। क्या कहा जाता था? अमीर ए जुमला। जुमला पहनाता था दोस्तों लोगों को। ठीक है, तभी तो पैसा निकलेगा। तो याद रखेगा, वित्त विभाग का जो अध्यक्ष था वो जुमला था, अमीर ए जुमला। लिख रहा बहमनी साम्राज्य में विदेश नीति, जी हां दोस्तों, विदेश नीति संबंधित कार्यों का निष्पादन दोस्तों कौन करता था? उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसे कहा जाता था वजीर ए अशरफ। ठीक है, क्या कहा जाता था दोस्तों? वजीर ए अशरफ। खाली वजीर दोस्तों किसे कहते थे? खाली वजीर दोस्तों कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ध्यान दीजिएगा, केवल अगर वजीर दिया है, वजीर दिया, तो इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? इसका तात्पर्य प्रधानमंत्री से। ठीक है, केवल वजीर किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। जबकि वजीर ए अशरफ किसे कहा जाता था? तो जो विदेश नीतियां वगैरह देखता था, एक तरह से जो विदेश मंत्री था उसे कहा जाता था। लेकिन अब बहमनी साम्राज्य में नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी दोस्तों कौन होता था? तो मैंने बताया था, जब विजयनगर पढ़े थे तब आप पढ़े थे कोतवाल, और यहां भी दोस्तों उसे कोतवाल के नाम से ही जाना जाता था। जी हां, आज भी दोस्तों आपने देखा होगा कि नगर में कोतवाली बनी होती है। आपने देखा होगा, आपके यहां अगर थाना वगैरह होगा तो कोतवाली के नाम से जाना जाता है। जहां जहां तहसील होता है वहां कोतवाली होती है। उस जमाने में दोस्तों नगर का जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था उसे ही कोतवाल कहा जाता था। लेकिन अब बहमनी साम्राज्य में जो न्याय विभाग था, जो धर्म एवं दान विभाग था दोस्तों, इस न्याय और धर्म एवं दान विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, सद्रे जहां। क्या कहते थे दोस्तों? सद्र ए जहां। जी हां दोस्तों, सद्र ए जहां के नाम से जाना जाता था बहमनी साम्राज्य में। ठीक है, लिख रहा है सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए जो विशेष अंगरक्षक सैनिक होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उस अंगरक्षक दल को दोस्तों साख ए खेल कहा जाता था। क्या कहते हैं दोस्तों? साख ए खेल। ठीक है, साख मतलब क्रेडिट, ठीक है, साख मतलब प्रसिद्धि। तो राजा की प्रसिद्धि से कोई खेल नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर क्या थे? विशेष अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड। ठीक है, विशेष
विशेष अंगरक्षक जो होते थे उन्हें क्या कहते थे, शाख ए खेल कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अंगरक्षक सैनिक दल जो होता था, अंगरक्षक सैनिक दल को आपने क्या कहा दोस्तों, इन्हें कहा गया शाख ए खेल। आगे क्या कह रहा है, शाख ए खेल का मुख्य अधिकारी जो होता था दोस्तों, ये तो अंगरक्षक दल, उसमें उनके बॉडीगार्ड तो कई सारे होते थे, उनको शाख ए खेल कहा गया। और उसका जो मुख्य अधिकारी होता था उन्हें क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था सर ए नौबत। क्या कहा जाता था, सर ए नौबत कहा जाता था, जो मुख्य अधिकारी होता था अंगरक्षकों का। ठीक है, और ये भी जान लीजिएगा जो अंगरक्षक था, जो अंगरक्षक दल था वो 4 भागों में विभाजित था। ठीक है, 4 भागों में विभाजित था, मतलब 4 अलग अलग टाइप के दोस्तों क्या होते थे, अंगरक्षक होते थे। और ये अंगरक्षक क्या करते थे, केवल और केवल राजा की सुरक्षा करते थे, बादशाह सुल्तान की सुरक्षा करते थे। लिख रहा दोस्तों अगला सवाल, दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल, बताइए दक्कन का लोमड़ी दोस्तों किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बारिद उल मुमालिक को। ठीक है, बारिद उल मुमालिक, जी हाँ दोस्तों, बारिद उल मुमालिक को दोस्तों क्या कहा जाता था, दक्कन का लोमड़ी। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा जाता था, एकदम पैनी नजर इसकी होती थी और अपने पैनी नजर से दुश्मनों को पहचानना, उनकी जो है चीजों को भांपना, ये सारी चीजें थी। लोमड़ी का क्या काम होता है, लोमड़ी बहुत चालाक होता है। ठीक है, तो चालाक व्यक्ति था जो सारी चीजें पर ध्यान रखता था। कर बीजापुर के किस शासक को जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, वो बीजापुर का राजक था और उसे जगत गुरु कहा गया। तो याद रखेगा उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। क्या नाम था दोस्तों, ये तो खैर बीजापुर वाला जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा मैं। इब्राहिम आदिल शाह जो था दोस्तों, याद रखेंगे उसे जगत गुरु की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उसके जगत गुरु भी उसे कहते थे और उसे अली बाबा भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, अली बाबा। जी हाँ दोस्तों, जगत गुरु भी कहते थे और अली बाबा भी दोस्तों कहा जाता था। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे, अली बाबा। कहीं कहीं पर दोस्तों इसको अबला बाबा भी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, अबला बाबा। और आई थिंक दोस्तों अबला बाबा वाला सवाल है, जगत गुरु वाला सवाल है, दोनों सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा दोस्तों तो एक एक के बारे में चर्चा किया जाएगा, जैसे बीजापुर के बारे में, बीदर के बारे में, बरार के बारे में, अहमदनगर के बारे में, गोलकुंडा के बारे में सीक्वेंस में चर्चा करूंगा, ताकि जो राज्य जब स्वतंत्र हुआ उसी हिसाब से उसके बारे में पढ़ा जाएगा और आपको मजा आएगा। देखिए जब क्लास अच्छी होती तो समय का पता बिल्कुल नहीं चलता, और यहां भी ठीक उसी तरह से समय का पता आपको नहीं चला होगा। ठीक है, बहुत सारे विषय दोस्तों पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए यूट्यूब पर, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी तैयारी के लिए इतना काफी है यार। आप लोग बस खाली लाइक नहीं करते और वीडियो को शेयर नहीं करते। देखिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर पहले की तरह आ चुके हैं वापस और बहुत महत्वपूर्ण क्लास दे रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूं, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सहयोग तो आपका बनता है। थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और मैं और ज्यादा प्रेरित होऊंगा और ज्यादा क्लास देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।